साथियों नमो बुद्धाय जय भीम। आज पड़ोसी देश चीन के बारे में कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाह रहा है। चीन हमारा पड़ोसी देश है और सबसे निकट का देश, और उसके बारे में जानकारी रखना अति आवश्यक है। चीन पड़ोसी देश है, काफी बड़ा है और आज के वर्तमान में वह बहुत शक्तिशाली भी है। भारत से उसे काफी समय से उसकी सभ्यता और संस्कृति भी भारत के संज्ञान में रही है, या भारत का पड़ोसी देश है तो पड़ोसी का असर तो पड़ता ही है। आज की तारीख में या वर्तमान में चीन काफी शक्तिशाली है, क्षेत्रफल में भी, सैन्य बल में भी, औद्योगिकरण में भी, और तमाम चीजों में भारत उससे बहुत पीछे है। चीन का एक और भी तथ्य है कि वह दिखाता कुछ और है और करता कुछ और ऐसा बार बार होता है। लेकिन भारतीय राजनीतिज्ञ या भारतीय सरकार पता नहीं उससे उस चीन के सामने इनकी मजबूरी है या विवशता है या कमजोरी है, जो भी कह लें। मुझे याद है कि चीन जो है से भारत के संबंध काफी अच्छे थे नेहरू के शासनकाल में, और गांवों तक में, स्कूलों में ये कहा जाता था हिंदी चीनी भाई भाई। नेहरू जी खुद कहते थे हिंदी चीनी भाई भाई। एक डॉक्टर कोटनिस थे जो चाइना में युद्ध के दौरान घायल व्यक्तियों या सैनिकों की सहायता के लिए चाइना गए थे भारत की तरफ से, और वहां उन्होंने किसी चाइनीज लड़की से शादी कर लिया। तो डॉक्टर कोटनिस का बहुत जिक्र आता था, जो हम लोग छोटे थे पढ़ते थे, और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगता था, खुलेआम नारे लगते थे, और एक बहुत अच्छी छवि चीन की भारत में थी। ये भी गर्व किया जाता था कि चीन जैसा देश भारत के का मित्र देश है, परंतु यह भ्रम जो है ज्यादा दिन तक स्थिर नहीं रह सका। भ्रम जो है हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवन काल में ही भ्रम साबित हुआ, और चाइना ने आसाम के साइड से आक्रमण कर दिया। अचानक आक्रमण होने के कारण पूरा देश आश्चर्यचकित हो गया और अव्यवस्थित हो गया। विशेषकर हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी बहुत व्यथित हो गए कि हमारे साथ धोखा हुआ, या पूरे देश के साथ धोखा हुआ। आसाम के बोमडिला के पतन के बाद नेहरू हताश हो गए और वो रेडियो स्टेशन पर रोने लगे। बोमडिला के पतन के बाद अब तिनसुकिया का पतन बाकी था। फिर समझौता हुआ, बात जो है वहीं तक समाप्त हो गई, लेकिन बहुत बड़ा भूभाग चाइना ने, भारतवर्ष का बहुत बड़ा भूभाग जो है चाइना ने कैप्चर कर लिया, और एक तरह से देश की बदनामी और बेइज्जती हुई। दुनिया में जो पोजीशन हासिल था
वह एक दिन में चरमरा कर ढह गया। देश की बदनामी के साथ साथ शासन सत्ता की भी बदनामी हुई और दुनिया में भी काफी किरकिरी हुई। चाइना का प्रभाव बढ़ते गया। उस समय माओ से तुंग चाइना के राष्ट्रपति थे। तो एक तरह से लोगों ने कहा कि चाइना ने भारत के पीठ में छुरा भोंका। समझौते हुए बात खत्म हो गई, लड़ाई बंद हो गई, लेकिन लड़ाई से काफी क्षति हुई। क्षेत्रफल की भी क्षति हुई, बहुत क्षति हुई, और मान सम्मान की भी क्षति हुई, जन धन की भी क्षति हुई। और उसमें नेहरू का जो एक व्यू था, एक नेहरू का जो एक सोच थी, वो ये थी कि हमें लड़ाई नहीं लड़ना है, बहुत लड़ाई लड़ा जा चुका है और अब हमें पड़ोसी देशों से मिलके ही रहना है और एक प्रगति का, विकास का वातावरण तैयार करना है पूरे विश्व में। अमेरिका, इंग्लैंड तो विकसित देश थे ही, पूरा यूरोप विकसित था, अमेरिका विकसित था, रशिया विकसित था। बात चाइना की थी जो पड़ोसी भी है, लेकिन चाइना कहता कुछ और है, करता कुछ और है। अब दूसरी घटना आपको बताएं। अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी चाइना के प्रधानमंत्री जिनपिंग के साथ झूला झूल रहे थे गुजरात में, और ऐसा लगा कि अब चाइना जो है ठीक हो गया है और चाइना भारत का सहयोगी बन जाएगा अब। लेकिन हुआ उल्टा। चाइना ने काफी जमीन कैप्चर कर ली, हमला कर दिया और काफी सैनिक मारे गए। अब फिर वही 1961 वाली स्थिति आ गई। बीच में एक और घटना घटित हुई, तिब्बत का पतन हो गया। चाइना ने तिब्बत को कैप्चर कर लिया, जबकि तिब्बत भी बहुत बौद्धिस्ट राष्ट्र था और चाइना भी बौद्धिस्ट राष्ट्र। हालांकि दोनों के बौद्ध राष्ट्र में अंतर है, लेकिन चाइना की साम्राज्यवादी नीति जो है वो भारत के लिए या पड़ोसी देशों के लिए बहुत अच्छी नहीं। अब तीसरी बात बताते हैं। चाइना कूटनीतिक रूप से भारत से अलग है, उसकी कूटनीति अलग है। बताया ये हमने कि जो कहता है वो करता नहीं है। तो इसी तरह से जब पाकिस्तान के आतंकवादियों का मामला आता है यूएनओ में, तो चाइना यूएनओ का स्थायी सदस्य है, जबकि भारत आज तक स्थायी सदस्य नहीं बन पाया। ये हमारे राजनेताओं की कृपा है या देश की स्थिति है। चाइना जब भी आतंकवादियों को आतंकी घोषित करने की बात आती है तो वीटो लगा देता है, क्योंकि उसको वीटो का पावर है, स्थायी सदस्य है। ऐसी स्थिति में वो आतंकवादी बच जाते हैं और देश का मान सम्मान भी जो है वो क्षतिग्रस्त होता है, और इतना क्षतिग्रस्त होता है कि पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान प्रभावित होता है। और वीटो लगा देने से पाकिस्तान का मनोबल बढ़ जाता है, वो आतंकवादी आतंकी घोषित होने से बच जाते हैं और भारत की किरकिरी होती है। इसी संदर्भ में मैं बता रहा था कि चाइना करता कुछ और है, जबकि सार्वजनिक मंचों से चाइना कहता है कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आतंकी आतंकी है और आतंकवाद नहीं फैलना चाहिए दुनिया में। तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन चीन का रवैया अपनी जगह पर, कूटनीतिक रवैया अपनी जगह पर पहले जैसा ही है। भारत अपने अंतर विरोधों से ही ग्रसित है, उसी से उबर पाना इसके लिए बहुत मुश्किल काम है। इसके अंतर विरोध हर क्षेत्र में है, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, चाहे वो जाति का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो,
चाहे औद्योगिकरण का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत अपने अंतर विरोधों से ही जूझता आ रहा। नेहरू के जमाने में अंतर विरोध कुछ कम हुए थे, स्वतंत्रता का नया नया जोश भी था, लेकिन आज भारत अपने अंतर विरोधों के कारण काफी इसकी क्षति हो रही, हर क्षेत्र में क्षति हो रही। और ये अंतर विरोध आज से नहीं है, ये अंतर विरोध भारत बनने के साथ ही शुरू हो गए। जब सिकंदर आया, जब सिंधु घाटी की सभ्यता क्षतिग्रस्त हुई, जब और भी चीजें जो बढ़ी तो भारत अपने अंतर विरोधों से ग्रसित है, कलंकित है और भारत के विकास का रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध है, वर्तमान में भी और पहले भी। भारत ढोंग पाखंड आडंबरों से ग्रसित है, भारत जातिवाद से ग्रसित है, भारत में धर्म की दीनहीन स्थिति, धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है, केवल अधर्म है, उससे ग्रसित है, अपनी सामाजिक व्यवस्था से ग्रसित है, अपने तमाम चीजों से ग्रसित है। ऐसी स्थिति में भारत का विकास हमें तो संदिग्ध लगता है। अगर आजादी के साथ ही भारत कम्युनिस्ट राष्ट्र बन गया होता तो न देश के दो टुकड़े होते और न ही कोई भी अंतर विरोध पनपने पाता और अंतर विरोध दब करके खत्म हो जाता, जैसे चाइना में हुआ। चाइना में भी बहुत अंतर विरोध था। आपको ये बता दें कि 1947 में भारत आजाद हुआ और 1949 में चाइना आजाद हुआ, 2 साल बाद। लेकिन आज भारत और चाइना के बीच में 2 साल का फासला नहीं है, अनेकों साल का फासला। चाइना में औद्योगिकरण हुआ, कम्युनिस्ट राष्ट्र, शुरू में ही माओ त्से तुंग ने उसको कम्युनिस्ट राष्ट्र घोषित कर दिया। तो चाइना और भारत में मूल अंतर ये है कि कभी भारत विकसित देश था, बौद्ध देश था, चाइना के लोग यहाँ संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन करने के लिए आते थे, पढ़ाई करने के लिए आते थे, तमाम चीजों पर भारत आगे था बौद्धकालीन समय में और चाइना पीछे था। लेकिन अपने अंतर विरोधों के कारण, अपने ढोंग पाखंड आडंबर और रूढ़ियों के कारण यह एक रूढ़िवादी देश बन गया और रूढ़िवादी देश कभी विकास नहीं करता। रूढ़िवादी देश कतई और कभी भी विकास नहीं कर सकता। अभी मैं एक पोस्ट यूट्यूब पर सुन रहा था कि इंडोनेशिया एक छोटा सा देश है, भारत का ही कोई वहां जाकर के बस गया है और उसका कथन आ रहा था कि इंडोनेशिया इज बेटर देन इंडिया। इंडोनेशिया में ज्यादा विकास है, ज्यादा खुलापन है, ज्यादा रोजगार के साधन है, ज्यादा कोई अंतर विरोध नहीं है। लेकिन भारत में पग पग पर अंतर विरोध है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं दलित हूँ, ये जाति अंतर विरोध है। इसी तरह से धर्म में अंतर विरोध है, हम जैन हैं, हम बौद्ध हैं, हम हिंदू हैं, हम ब्राह्मण हैं, जाने क्या क्या धर्म है। इसी तरह सामाजिक संरचना में अंतर विरोध है। कोई अरबों की संपत्ति है किसी के पास खाने का ठिकाना नहीं। शिक्षा में अंतर विरोध है, सामाजिक व्यवस्था में अंतर विरोध है, रोजगार में अंतर विरोध है। तो हर जगह अंतर विरोध है जिसका शिकार भारत है और चाइना में कोई अंतर विरोध नहीं है। आज भी काम करना है और देश के लिए काम करना है। भारत की स्थिति ये है कि काम अगर करना भी, कुछ तो काम ही नहीं करते, काम करना उनकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध है।
और जो काम करते हैं वो खाने भर को उनको मिल जाए वही बहुत है। तो अंतर विरोधों की कोई सीमा नहीं है भारत में, और ये अंतर विरोध मूर्खता की हद तक है। राजनीतिक, धर्माचार्य, धनाढ्य, सेठ साहूकार या धनी लोग सब अंतर विरोध से ग्रसित है। कहीं कोई क्लियर वातावरण नहीं है, कहीं कोई सोच जो है स्पष्ट नहीं है। तो चाइना और भारत, चाइना बाद में स्वतंत्र हुआ लेकिन वो पता नहीं कितने गुना आगे बढ़ गया। अभी की बात है, जब लड़ाई हुई थी चाइना की गलवान घाटी की लड़ाई जब हुई थी तो संबंध जो है शिथिल हो गए थे चाइना और भारत के। और जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो हमारे नेता चाइना भाग गए। चाइना जाने से क्या उपलब्धि हासिल हुई? मैं नहीं समझता कि कोई उपलब्धि हासिल हुई। तो कहीं कोई स्टैंड नहीं है भारत का, भारत का राजनीतिक स्टैंड नहीं। भारत जो है तमाम अंतर विरोधों से, राजनीति में भी समाज में भी अंतर विरोधों से ग्रसित है। और जो भी अंतर विरोध को समझ लीजिए, एक अंग्रेजी के शब्द से हम स्पष्ट करें, कंफ्यूज्ड। अंतर विरोध से हमारा तात्पर्य है कि पूरा समाज कंफ्यूज्ड है, पूरा राजनीतिक नेतृत्व कंफ्यूज्ड है, पूरा धार्मिक नेतृत्व कंफ्यूज्ड है, पूरा आर्थिक समाज कंफ्यूज्ड है। और कंफ्यूज्ड की कोई दवा नहीं होती। कंफ्यूज्ड का मतलब उसके अंदर एक दुर्भावना या कह लीजिए दोहरापन चरित्र के अंदर होता है, जिसके कारण वो उसकी प्रगति बाधित हो जाती है। तो भारत जो है वो आज भी अंतर विरोधों से जूझ रहा है, पहले भी जूझता रहा है और काफी समय से जूझता रहा है, जिसके कारण भारत 755 साल गुलाम रहा। और हम दोष दूसरे को देते हैं कि चाइना ऐसा है या पाकिस्तान ऐसा है या अमेरिका ऐसा है या फला ऐसा है या ठेका ऐसा है। तो वो हमारा गलत विचार है, वो हमारी गलत धारणा है। हम अपने अंतर विरोधों से ग्रसित हैं और वो अंतर विरोध जो है बहुत ज्यादा है। इन अंतर विरोधों को जब तक समाप्त नहीं किया जाएगा, वो जाति से संबंधित हो, धर्म से संबंधित हो, आर्थिक मामलों से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो। एकलव्य का अंगूठा काटा जाना अंतर विरोधी तो था, महाभारत की लड़ाई अंतर विरोधी तो था, रामायण की कथा सुनाई जाती है अंतर विरोधी तो था। जितने धार्मिक ग्रंथ है सब अंतर विरोधों से ग्रसित है। तो पहले अंतर विरोधों को भारत खत्म करे और तब विकास की बात करे, तब आगे बढ़ने की बात करे। लेकिन निकट भविष्य में मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है या ऐसा होगा, या हमारी सोच है या हमारा कोई प्रोग्राम है। लिहाजा भारत और निचले स्तर पर गिरता जा रहा। भारत की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न है, धार्मिक व्यवस्था छिन्न भिन्न है, जातीय व्यवस्था छिन्न भिन्न है और तमाम कारक, अब शिक्षा व्यवस्था भी छिन्न भिन्न है। तमाम कारक भारतीय समाज के और भारत देश के विरुद्ध है और पहले भी रहे, जिसके कारण हम गुलाम रहे हैं और आज भी नीचे आ रहे हैं। हम हर इंडेक्स में निचले स्तर पर है, चाहे वो शिक्षा का इंडेक्स हो, चाहे वो लोकतंत्र का इंडेक्स हो, चाहे वो आर्थिक का, समाज का, तमाम इंडेक्स में हम पीछे हैं। चाहे वो हंगर इंडेक्स हो, चाहे जो भी इंडेक्स हो। तो भारत अपनी प्रतिष्ठा पूरे विश्व में खो रहा है और एक दिन ऐसा आएगा जब हम चौराहे पर खड़े हो जाएंगे
और जब हमारी समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें, तो दूसरा हमें पराधीन बनाने की कोशिश करेगा। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, समझाइए और कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइए। चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलिए।